लेकिन कतर को लेकर जो इनिशियली हमें रिलीफ मिलेगा वो आने वाले एक आध महीने में या 2 सप्ताह में लगभग हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि भारत के संसद के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स लाए जा रहे हैं जिसके विरोध के नाम पर कतर हमारे खिलाफ या फिर कतर का जो मीडिया है अल जजीरा, इसके द्वारा भ्रामक प्रचार वगैरह किया जा सकता था, जैसा कि पास्ट में करने की कोशिश इनके द्वारा की गई। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल संभालने के ठीक बाद से लेकर अब तक लगातार जियोपॉलिटिक्स में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं वो अभूतपूर्व है। और वास्तविकता में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पावर का इस्तेमाल लोक कल्याण कामों में किया तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा फायदा भारत उठा सकता है। और ऐसी कुछ आसार काफी लंबे समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज कहीं ना कहीं उनको लेकर कुछ इम्प्लीमेंट देखने के लिए मिले हैं। तभी डॉक्टर जयशंकर ने अचानक कहा कि आने वाले 2 सालों में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब ये क्या बड़ा है? क्या यूएनएससी में भारत को परमानेंट सदस्यता मिलने जा रही है? चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वहीं पर आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या पीएम मोदी ने अपनी बेहतरीन कूटनीति का परिचय देते हुए भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले लास्ट विकेट को भी गिरा दिया है। चलिए इसको लेकर भी डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर ली जाए उस आखिरी विकेट की जो कि भारत के लिए काफी गंभीर हो गया था। भारत के सामने 2.5 फ्रंट का खतरा है, ये हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन 2 फ्रंट ऐसे हैं कि जहां से हम लोग टिट फॉर टैट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चाइना पाकिस्तान अगर अंदर आने की कोशिश करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, लेकिन वो जो आधा फ्रंट है वो बड़ा खतरनाक है। और उस आधे फ्रंट को जो सींचता है, उन सिंचाई करने वालों में से एक नाम कतर का भी है। कतर अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के डेमोक्रेटिक देशों के अंदर आग लगाने की कोशिश करता है और इसके लिए सबसे बड़ा जो उसके पास वेपन है वो है अल जजीरा। अल जजीरा की वजह से कतर को इतना इंपॉर्टेंस मिलने लगा है कि वो मिडिल ईस्ट का इस समय सबसे प्रमुख देश बन चुका है। भारत के खिलाफ भी इन्होंने कई तरह की कोशिशें की, सभी में ये सफल तो नहीं हुए, लेकिन कुछ हद तक ये सफल जरूर हो गए थे। लेकिन सडनली पीएम मोदी द्वारा अपनी डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए कतर के साथ संबंध जो थे उन्हें रिपेयर करना शुरू किया। और जब हम लोगों ने हमारे भारतीय नौसेना के रिटायर कर्मचारियों को कतर की कैद से छुड़वाया, उस समय पहली सफलता उसे कही जा सकती थी। अब ऐसा ही कुछ देखने के लिए इस बार भी मिला है। मैं आपको बता दूं कि कल रात को, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी के माध्यम से सूचित भी कर दिया था कि कतर के अमीर अल थानी भारत के विजिट पर आए हुए हैं और उन्हें रिसीव करने के लिए पीएम मोदी स्वयं सारे प्रोटोकॉल्स तोड़कर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट के देशों को अगर आपको आपकी तरफ करना है तो इन्हें केवल 2 ही चीजों से मतलब है। एक तो है इज्जत और दूसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए तो ये इस समय अमेरिका के ऊपर निर्भर है, लेकिन इज्जत की बात की जाए तो इज्जत देकर इन्हें लगभग सभी तरह के काम करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने भी अपनी इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए कतर को अपनी ग्रिप में लेने की कोशिश की है। इससे हम लोग हमारे अनेकों हित साध सकते हैं। लेकिन अगर निकट भविष्य की बात की जाए तो देखिए, मिडिल ईस्ट में भी हम लोग बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे हैं शुरुआत से। जैसे रशिया और अमेरिका के साथ हम लोग अच्छे संबंध रखते हैं ताकि दोनों के साथ बैलेंस बने रहे। इसी तरह से मिडिल ईस्ट का बैलेंस बनाने के लिए ईरान हमारे पास एक मजबूत प्लेयर होता था, लेकिन आज की परिस्थितियों में ईरान बहुत कमजोर हो गया है और ऐसी परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के साथ हम लोग उस लेवल पर बैलेंस नहीं बना सकते। और दूसरी बात कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, इजराइल और पावरफुल हो चुका है। आने वाले समय में संभवतः ईरान को कई सारे स्ट्रगल्स एक साथ झेलने पड़े और ऐसी परिस्थिति में ईरान अपना अस्तित्व बहुत ही ज्यादा लूज कर सकता है। तब ऐसी परिस्थिति में अरब के बाकी देश एक तरफा पावरफुल न हो जाए, क्योंकि अब उनकी तरफ अमेरिका और इजराइल भी होंगे। ऐसी परिस्थिति में कतर भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मोहरा हो सकता है और पीएम मोदी इसी मोहरे को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। जो मेरा आकलन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से कतर के जब शेख, तो उनके स्वागत के लिए खुद पीएम मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा काफी लंबे समय के बाद देखने के लिए मिला और ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। अब बात कर ली जाए डॉक्टर जयशंकर के उस दावे की जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो जैसा कि पिछले सप्ताह जर्मनी के म्यूनिक में एक सुरक्षा सम्मेलन हुआ था, उसके बाद दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इनकी तरफ से एक चर्चा का आयोजन किया गया जहां पर डॉक्टर जयशंकर को भी इनवाइट किया गया। इसी चर्चा के दौरान डॉक्टर जयशंकर से कई सारे सवाल किए गए और इसको लेकर उन्होंने कई सारे जवाब दिए। तो डॉक्टर जयशंकर की जो महत्वपूर्ण चर्चा थी उसमें से सबसे खास तो पीएम मोदी की अमेरिका विजिट रही, जिसको लेकर बताया ये जा रहा है कि अगले 2 सालों में इसी विजिट की वजह से कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा है और लगभग पूरी तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने पहेली के रूप में ये कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता
कि यह अच्छा है या फिर बुरा है, बस मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा होगा। इतना बोलकर वो रुक गए। तो अब इसको लेकर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सबसे पहले तो इन्होंने एक तरह की चुनौती भी अनाउंस की है उन सारे तत्वों के प्रति जो कि भारत के खिलाफ कुदृष्टि रखते हैं। और इस दायरे में जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है चाइना का। संभवतः यहाँ पर क्वाड को लेकर भारत अमेरिका के बीच में कुछ तगड़ी प्लानिंग हुई है। हम सभी जानते हैं कि क्वाड आज जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में लाने के लिए पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा जापान के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय शिंजो आबे सबसे बड़े जिम्मेदार थे। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। हालांकि जो बाइडेन ने इसे कुचलने की बहुत कोशिशें की, लेकिन अभी भी इसमें जान बाकी है और इसे रिवाइव करने की कोशिशें की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये चाइना के खिलाफ एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, संभवतः बिल्कुल वैसा जैसा कि नेटो रशिया या फिर सोवियत यूनियन के खिलाफ साबित हुआ था। तो इस संभवतः इसे और मजबूती देने के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ प्लानिंग वगैरह हुई है। साथ ही जो डीप स्टेट के एसेट्स हैं जिसमें चाइना का भी एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, तो इसे ध्यान में रखकर भी यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर ने एक हिंट देने की कोशिश की हो। भारत में बैठे भी डीप स्टेट के जितने भी एसेट्स हैं उनके लिए भी एक चेतावनी अलार्म हो सकता है। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सदस्यता मिल सकती है, वो भी तब जब चाइना इसके विरोध में बैठा है। यानी चाइना को संभवतः आने वाले कुछ समय में लगभग 2 सालों में इतना बाध्य कर दिया जाएगा, इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो भारत के नाम के ऊपर मोहर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। तो लगभग सारे के सारे हमारे मित्र राष्ट्र हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं, जिनकी स्वीकृति अनिवार्य है रिफॉर्म्स लाने के लिए और भारत को सदस्यता दिलाने के लिए, जिसमें यूके, अमेरिका, फ्रांस और रशिया है। अब सबकी तरफ से हाँ तो कहा जाता है, लेकिन कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता। आप सभी को शायद याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप की विजय सुनिश्चित हुई थी उस समय हम लोगों ने डिस्कस किया था और क्या क्या इम्पैक्ट भारत के ऊपर इनकी विजय के पड़ेंगे। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर की जो हमारी लंबे समय से कोशिशें रही है ये और तेज हो सकती है और किसी सकारात्मक स्तर तक ये पहुंच सकती है। तो संभवतः ट्रंप और मोदी जी दोनों ही अपनी डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए चाइना को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वो भारत के मामले में वीटो ना अड़ाए और भारत को इसके लिए मंजूरी दे दे। और अगर चाइना की स्वीकृति हो जाती है तो आप जानते हैं कि भारत का रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होगा और भारत को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता बड़ी आसानी से मिल सकती है। तो खैर इस मामले को पूरा करने के लिए तो कुछ समय हमें चाहिए होगा, लेकिन कतर को लेकर जो इनिशियली हमें रिलीफ मिलेगा वो आने वाले 1 आध महीने में या 2 सप्ताह में लगभग हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि भारत के संसद के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्स लाए जा रहे हैं जिसके विरोध के नाम पर कतर हमारे खिलाफ या फिर कतर का जो मीडिया है अल जजीरा, इसके द्वारा भ्रामक प्रचार वगैरह किया जा सकता था, जैसा कि पास्ट में करने की कोशिशें इनके द्वारा की गई। तो ऐसी चीजों से निजात हमें इनिशियली मिल सकती है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।